Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi and hope that each one of you are absolutely fine. तो बेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो ताल्लुक है बेसिकली वो इनकम टैक्सेस से है। किससे है? इनकम टैक्सेस से। इनकम टैक्सेस से। तो जाहिर है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा इंड एएस आज स्टार्ट करूंगा। तो इनकम टैक्सेस से डील करता हुआ जो इंड एएस है वो है इंड एएस 12। तो इंड एस 12 बेसिकली इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। करेक्ट। फॉर्मेडेबल स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड है और हमारी कोशिश होगी तकरीबन हम 40 केस स्टडीज जो है इस स्टैंडर्ड की करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश ये भी होगी कि मॉड्यूल की भी जितनी केस स्टडीज हैं वो सारी की सारी हम इन 40 केस स्टडीज के अंदर कवर कर लें। तो ध्यान से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंड एस 12 जिसका कि ताल्लुक इनकम टैक्सेस से है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड है क्या। स्टैंडर्ड सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब कोई एंटिटी अपनी अकाउंटिंग इनकम कंप्यूट करती है, पहले तो अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इनकम का मतलब है कि नेट प्रॉफिट बिफोर, पहले तो जो भी हमारी सेल्स होंगी, जो कि तुम लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। करेक्ट। जो भी आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं और जो भी आपकी अदर इनकम है उसमें से आप दुनिया भर के एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते हो। और अदर इनकम के अंदर भी अपनी बहुत सारी इनकम्स लिखते हो, जैसे रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीट वगैरह वगैरह। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जब हम अपनी नेट इनकम को कंप्यूट करेंगे तो हम इनकम्स इनकम्स को भी इंक्लूड करेंगे, एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे अकाउंटिंग इनकम। पहले तो अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या है। इसी तरीके से इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी जब टैक्स इंपोज करती हैं तो टैक्सेशन अथॉरिटीज अपने व्यू पॉइंट से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नजरिए से हमारी इनकम का कंप्यूटेशन करेंगी। तो वो भी अपने प्रोविजंस के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? क्योंकि इनकम को इंक्लूड करने के और एक्सपेंस को माइनस करने के जो रूल्स है अकाउंट्स में या जो प्रोविजंस है वो इनकम टैक्स से अलग हैं, क्योंकि कई रूल्स, कई आइटम्स को लेकर के दोनों अथॉरिटीज के बीच में कुछ डिफरेंस है। अकाउंट्स के कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं, इसके कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स की नॉलेज आपकी मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर और स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी जस्ट समझाने के एंगल से मुझे कहना ही पड़ेगा, जैसे कि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को लेकर के अलग प्रोविजन है। आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 होता है, तो इसलिए उसके अलग प्रोविजंस हैं। इसी तरह से अकाउंट्स में बहुत सारे खर्चे जो होते हैं हम एक्रूवल बेसिस पर क्या बोलते हैं रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम टैक्स में जनरली हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, इजंट इट और नॉट। जो कि जैसे कि सेक्शन 43 बी में इंटरेस्ट का खर्चा अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में वो कैश बेस पर अलाउड है, जबकि अकाउंट्स में एक्रूवल बेसिस पर अलाउड है। इसी तरह से बहुत से खर्चे हैं जो अकाउंट्स में आप इमीडिएटली राइट ऑफ कर लेते हैं, जैसे कि आपने इस साल खर्चा करा, पूरा का पूरा खर्चा आपने इसी साल डेबिट कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स में इमीडिएटली कई खर्चे जो है आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या अंडर राइटिंग कमीशन है। जनरली इनकम टैक्स इस तरह के खर्चों को 5 इंस्टॉलमेंट्स में माइनस करने की इजाजत देता है। तो सिंपल वर्ड्स में जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, बिकॉज जब हम इनकम कंप्यूट करते हैं, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का मतलब भी वही चीज है, बट फर्क ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर टैक्सेशन अथॉरिटीज। तो अकाउंटिंग इनकम हो या टैक्सेबल इनकम हो, इन दोनों का मतलब ये है कि आपने नेट इनकम कंप्यूट कर ली है लेकिन बिफोर टैक्स कंप्यूट करी है। अकाउंटिंग इनकम का मतलब नाम से ही पता लग रहा है अकाउंट्स के नजरिए से, टैक्सेबल का भी पता लग रहा है अकाउंट टैक्स के नजरिए से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों इनकम में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इनकम को माइनस करने के और जहां तक इनकम इनकम को इंक्लूड करने के कुछ प्रोविजन है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी जो हम अकाउंट्स के नजरिए से कंप्यूट करेंगे और जो टैक्स के नजरिए से कंप्यूट करेंगे, तो इसका मतलब जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, जो टैक्स लायबिलिटी अकाउंट के नजरिए से आएगी और जो टैक्स के नजरिए से आएगी, उन दोनों में कुछ डिफरेंस हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इस डिफरेंस को रिकंसाइल कैसे करा जाए। बुक्स में हम कौन सा खर्चा दिखाएं? क्या हम ये वाली टैक्स लायबिलिटी दिखाएं, ये वाली टैक्स लायबिलिटी दिखाएं, हम कितना टैक्स पे करें, ये वाला टैक्स पे करें, ये वाला टैक्स पे? तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको संबंधित करते हुए, तो इनको एड्रेस करते हुए ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है और ये हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। अब इसकी गाइडलाइंस को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको पहले समझना होगा। यहां पर समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट तो बोलूंगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है आज के सेशन में, लेकिन फिर भी जनरली आपको मुझे धीमी गति से देखना पसंद है, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अब मान लेते हैं
कोई एंटिटी है उसका करंट अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ और 31/3/2022 को खत्म हुआ। करेक्ट। हम ये भी मान लेते हैं कि इस एंटिटी ने इस दिन कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने 5 लाख रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 5 लाख रुपए की खरीदी। 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने खरीदी। नंबर वन। नंबर टू, हम ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने डिसाइड करा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। तो अकाउंट्स में हमने ये डिसाइड करा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है एज पर टैक्स टैक्स लॉस, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 50% का है। करेक्ट। मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोविजन है एक्सपेंसेस को लेकर के, इनकम को लेकर के, वो दोनों में अलग हैं, अकाउंट्स में और टैक्स में। हम सिंप्लिसिटी के लिए ये भी मान लेते हैं कि इस साल इस एंटिटी की इनकम 10 लाख रुपए की रही। अब जरा समझने की कोशिश करें। जब मैं अकाउंट्स के नजरिए से इनकम को कंप्यूट करूंगा तो मेरी इनकम इस साल की कितनी आएगी और मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप मुझसे जल्दी कंप्यूट कर लेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी पहले तो मैं अपना नेट प्रॉफिट लिखूंगा। नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा? 10 लाख रुपए का लिखूंगा। अब अकाउंट्स में मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है। अकाउंट्स में मैं इस साल, पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन दूंगा? 50,000 का डेप्रिसिएशन दूंगा। अब 50,000 का मैंने डेप्रिसिएशन दिया तो मेरी जो नेट 9,50,000 ये आ गई। ये जो इनकम आ गई इसको मैं बोलूंगा अकाउंटिंग इनकम, क्योंकि मान के चल रहे हैं कोई और खर्चे नहीं है। तो अकाउंटिंग इनकम का सिंपल वर्ड्स में मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं अकाउंट्स के नजरिए से टैक्स कंप्यूट करने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं टैक्स का रेट 30% है सिंप्लिसिटी के लिए। तो टैक्स 30% के हिसाब से मैं कंप्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2,85,000। अगर फिगर गलत भी आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप 30% इसका कंप्यूट करो तो 2,85,000 अकाउंट के नजरिए से हमारी जो है टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अब इसी इनकम को अगर मैं टैक्स के नजरिए से कंप्यूट करता हूं, टैक्स के नजरिए से मैं कंप्यूट करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट तो 10 लाख का ही रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? अब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 50% है। तो जो 5 लाख है उसका 50%, 5 लाख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसका 50% आपने कंप्यूट करा तो आपने देखा 2.5 लाख रुपए जो है आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आपने देखा यहाँ आपने डेप्रिसिएशन 50,000 का चार्ज करा, यहाँ 2,50,000 का चार्ज करा। जाहिर है कि एक्सपेंस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हो रहा है दोनों बुक्स में, तो क्वाइट ऑब्वियसली इनकम में फर्क आ जाएगा। तो 7,50,000 ये टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम का बेसिकली क्या मतलब है? टैक्सेबल इनकम का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका भी वही मतलब है, लेकिन इसका मतलब है टैक्स के नजरिए से। अब मैं इसमें 30% का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो ये आ जाएगा 2,25,000, जहां तक मेरा ख्याल है। करेक्ट। अगर फिगर गलत भी आए तो मैंने कहा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप सब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब फास्ट कराते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो सकती है। मैं इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके लिए आपको पर्टिकुलरली मैसेज देने की जरूरत नहीं है। 2,85,000 और 2,25,000 ये आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो आपने क्या देखा? पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स लायबिलिटीज में डिफरेंस आ जाता है, नंबर वन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको पहले रिकनसाइल कैसे करें। अब इसको रिकनसाइल करने के दो तरीके होते हैं। जो एक तो होता है AS22। AS22 में जो अप्रोच हम फॉलो करते थे उसको हम कहते हैं इनकम अप्रोच। AS22 में हम इनकम अप्रोच फॉलो करते हैं, जबकि हम कर रहे हैं इंड AS12, और इंड AS12 में हम फॉलो करेंगे बैलेंस शीट अप्रोच। बहुत से बच्चों को बैलेंस शीट अप्रोच जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने देखा कि जो कॉन्फिडेंट फीलिंग है बच्चों में वो थोड़ी सी कम है। करेक्ट। एनीवे इसकी चर्चा हम देखेंगे स्टैंडर्ड को करने के बाद कि हम आप में कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर पाए या नहीं कर पाए, वो अभी बात का विषय है। लेकिन पहले जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि दोनों की टैक्स लायबिलिटीज में डिफरेंस आ गया। अब होगा क्या? जब अब समस्या ये है कि हमारी जो एंटिटी है वो टैक्स एक्सपेंस कितने दिखाए, क्या वो 285 के दिखाए या वो 2,25,000 के दिखाए। अब समझने की कोशिश ये करनी है। इस एक बात साफ है, मुझे एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं या आपसे पूछने की हिमाकत कर लेता हूं। मुझे पहले तो आप ये बताने की कोशिश करें कि ये जो एंटिटी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंटिटी को कितना टैक्स पे करना चाहिए, ये टैक्स या ये टैक्स? जाहिर है कि टैक्स तो हम यही वाला पे करेंगे।
ये टैक्स हमें क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि ये इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिटरमिन करा है। जो लॉ ने डिटरमिन कर दिया उससे आप पीछे नहीं हट सकते, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब समस्या पता है क्या हो गई है? समस्या ये है कि मैंने इनकम जो जो भी मैंने इनकम अर्न करी है, चाहे वो 10 लाख की, 20 लाख की, जितनी भी इनकम अर्न करी है, अकाउंट्स में सिंपल फंडामेंटल रूल ये है, हम एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं और अकाउंट्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में रूल तो ये कहता है कि जिस प्रोपोर्शन में आपने इनकम अर्न करी है भाई उसी हिसाब से आप अपना टैक्स भी पे करो। तो लॉजिकली टैक्स तो पे होना चाहिए 2,85,000, क्योंकि अकाउंट्स में तुमने देखा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 285 आ गई। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है भाई आपको 2,25,000 का ही टैक्स पे करने की जरूरत है। अब समस्या यहां पर यह है कि अगर मैं 225 का टैक्स यहां दिखाता हूं, जो कि मुझे पे तो इतना ही करना है, लेकिन अगर मैं 225 के ही टैक्स एक्सपेंस दिखाऊंगा तो इसका मतलब मैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि इसका मतलब है कि इस जिस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने खर्चे करे, मैं पूरे खर्चे नहीं दिखा रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है, इसका मतलब है मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो ये वजह है कि प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने कहा पहले तो ये स्टैंडर्ड है। बहुत से बच्चों को और बहुत से लोगों को एक्चुअली क्या है कि इस स्टैंडर्ड का अभी तक थीम पता नहीं है। तो पहले तो थीम क्या है वो समझने की कोशिश करना है। थीम ये है कि हमने जिस हिसाब से इनकम अर्न कर रही है और उस इनकम पे जो हमारा प्रॉपर टैक्स आना चाहिए, तो कैसे हम उस टैक्स को दिखाएं? प्रॉब्लम ये है क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है जी 2,25,000 आपको पे करने चाहिए, हमारे हिसाब से टैक्स लायबिलिटी 285 की है, और आप अगर होते आप बोलते सर क्या जरूरत है 285 की? अगर लॉ कहता है 225 पे करना है तो 225 पे कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 225 दिखा दो। हाँ, ये इजी रूट तो है, फायदेमंद रूट भी है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि हम अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर फॉलो नहीं कर रहे, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब समझना क्या है? अब समझना ये है, अब जब मैं अपनी रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जब भी वर्ड रिवाइज्ड होता है तो उसका मतलब हमेशा हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझना है। जब मैं रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये अकाउंट्स में स्टेटमेंट को ड्रॉ कर रहा हूं, करेक्ट? समझाने के लिए मैंने टी शेप का यूज करा, हालांकि आजकल हम टी शेप तो यूज करते नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि नेट इनकम हमारी जो थी, अब की बार कितना मैंने लिया था नेट प्रॉफिट, जो मैंने या इनकम जो मैंने ली थी 10 लाख एज्यूम करी थी। इस साल मेरी 10 लाख की इनकम है, ये इनकम है। अब इस इनकम में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो डेप्रिसिएशन मेरा 5 लाख पे 10% के हिसाब से 50,000 का था अकाउंट्स में, करेक्ट? 10 लाख में से 50,000 माइनस करने के बाद 9,50,000 मेरे पास आ गए। अब ये 9,50,000 मैंने कहा था अकाउंटिंग इनकम है अकाउंट के नजरिए से। अब मैं यहां पर टैक्स एक्सपेंस दिखाऊंगा। अभी तक इस छोटे से डिस्कशन में मैंने आपको ये बता ही चुका हूं अकाउंटिंग इनकम क्या है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि टैक्सेबल इनकम क्या है। अकाउंटिंग इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेबल इनकम का मतलब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन अकाउंटिंग इनकम का मतलब एज पर अकाउंट्स और टैक्सेबल इनकम का मतलब एज पर टैक्स। अब मैं यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस दिखा रहा हूं। जो टैक्स एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं, एक तो हम बोलते हैं करंट टैक्सेस। करंट टैक्सेस का मतलब है वो टैक्स जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिटरमिन करें। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स एक्सपेंस कितने डिटरमिन करें? 2,25,000। निश्चित रूप से ये वाले टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। करंट टैक्स यानी कि आप जो पेमेंट करेंगे इस साल 2,25,000 की करेंगे, जो आप कैश पे करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब समस्या ये है कि आपके हिसाब से यानी कि अकाउंट्स के हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी तो 2,85,000 की आई थी, जो कि अभी हमने देखा। तो जब मैं यहाँ टैक्स एक्सपेंस दिखाऊंगा ना, मैं किस तरीके से दिखाऊंगा? करंट टैक्स का मतलब है वो टैक्सेस जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिटरमिन करे और जो मैंने पे करे। लेकिन एट द सेम टाइम अपने एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मुझे यहां पर 285 के खर्चे दिखाने जरूरी हैं। एक बात पहले से ही समझ ले, फाइनली आपकी जो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें टैक्स एक्सपेंस का टोटल वही आना चाहिए जो एज पर अकाउंट्स जो है आपने डिटरमिन कर लिया है। इज इट क्लियर टू यू? जो आपने एज पर अकाउंट्स जो है डिटरमिन कर लिया है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज, अब मैं यहां पर इसका मतलब है एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं 285 के खर्चे यहां पर दिखाऊं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने टैक्स के खर्चे तो इतने पे करे, इसका मतलब इस चीज को मुझे 285 पे लाना है, तो 285 पे लाने के लिए मुझे इसमें 60,000 ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये 60,000 में क्या ऐड करूंगा? एक आम बोलचाल की भाषा में मैं कह सकता हूं कि हम इसको लिख सकते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग,
क्योंकि हमारे हिसाब से 285 की लायबिलिटी है, 225 हमने पे करे तो इसका मतलब 60,000 और पे करने हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा। इसको हालांकि हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखेंगे, लेकिन जो भी वर्ड लिखेंगे उसका मतलब आउटस्टैंडिंग ही होगा। अब पहले तो समझना ये है कि ये 60,000 बेसिकली क्या है। तो टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंसेस की वजह से पहले तो जो डिफरेंस आ गया, अब उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए मुझे यहां पर 60,000 लिखना पड़ रहा है, लेकिन इस 60,000 को मैं क्या लिखूंगा? इस केस में मैं देखूंगा कि इस 60,000 के लिए मैं एक वर्ड लिखूंगा जिसको मैं बोलूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों लिखेंगे, पहले तो समझना ये है। ध्यान से समझिए। मुझे ये बताओ कि अकाउंट्स में अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करा है? सर, अकाउंट्स में हमने जो डेप्रिसिएशन क्लेम करा है वो 50,000 का क्लेम करा है। आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख है ना? अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, अकाउंट्स में आपने फर्स्ट ईयर में इतना डेप्रिसिएशन क्लेम करा है, सेकेंड ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे? सर 50,000। थर्ड ईयर में कितना करेंगे? सर 50,000। फोर्थ ईयर में कितना करेंगे? 50,000। ऐसा करते करते अगले, यानी कि फर्स्ट ईयर तो बीत चुका है, लेकिन फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में, सेवंथ ईयर में, एट्थ ईयर में, नाइन्थ ईयर में और 10th ईयर में आप 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और क्लेम करेंगे। इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट है उसके बराबर आप बेनिफिट क्लेम करेंगे, क्योंकि बेनिफिट इस सेंस में कह सकते हो कि 50,000 आपका खर्चा है, आप अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, एक तरीके से ये आपके लिए बेनिफिट है। खैर एनीवे, 50,000 का डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया, लेकिन आने वाले 9 सालों में या इन फ्यूचर में आप 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन और क्लेम करोगे। डेप्रिसिएशन तो आपको क्लेम करना ही करना है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि इनकम टैक्स में, ये तो मैंने अकाउंट्स की बात बताई ना, इनकम टैक्स में आपने पहले साल में 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो फ्यूचर में कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे? फ्यूचर में तो 2,50,000 का ही डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे ना। इनकम टैक्स में आप फ्यूचर में 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, जबकि इनकम टैक्स में फ्यूचर में 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूं, मान लेते हैं हमारी जो फ्यूचर की इनकम होगी, जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए, मान लेते हैं फ्यूचर में मेरी इनकम 10 लाख की होगी। जस्ट मैं आपसे ऐसे ही समझ रहा हूं, उस फ्यूचर की इनकम में से फ्यूचर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में आप 4.5 लाख का माइनस करेंगे, तो फ्यूचर में आपकी अकाउंटिंग इनकम, जो फ्यूचर की इनकम है, मैं ऐसे एक इमेजिनरी फिगर लेके चल रहा हूं कि आने वाले 9 साल में मान लो आपकी टोटल इनकम 10 लाख की है और डेप्रिसिएशन आप फ्यूचर में 4.5 लाख का क्लेम करोगे, तो आने वाले 9 साल की आपकी अकाउंटिंग इनकम 5.5 लाख की होगी। अब इनकम टैक्स में भाई, इनकम तो मैं वही लूंगा ना, 10 लाख, लेकिन इनकम टैक्स में आप फ्यूचर में 2.5 लाख रुपए ही माइनस करोगे। अब फ्यूचर में आपने देखा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा होगी, अकाउंटिंग इनकम कम है। अब फ्यूचर में आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी तो ज्यादा होगी ना, टैक्स लायबिलिटी भी आपकी ज्यादा होगी। अब टैक्स लायबिलिटी अकाउंट्स की टैक्स लायबिलिटी के मुकाबले फ्यूचर में ज्यादा होगी, पहले तो इस पॉइंट को समझना है। फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो फ्यूचर में आपको ज्यादा क्यों, क्यों आपको फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा? पहले तो पॉइंट ये है, फ्यूचर में ज्यादा आपको इसलिए पे करना पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको फ्यूचर में कम बेनिफिट देगी, जबकि आप अपनी बुक्स में ज्यादा बेनिफिट क्लेम करोगे हायर डेप्रिसिएशन के रूप में, जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको सिर्फ 2.5 लाख का बेनिफिट देंगी, क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेशन अथॉरिटी आपको कम बेनिफिट देंगी, तो इसको हम वैसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि फ्यूचर में आपका एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो फ्यूचर में आपका एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा क्योंकि फ्यूचर में आपको कम बेनिफिट टैक्स अथॉरिटी देंगी। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेंगे कि आप 4.5 लाख का बेनिफिट लोगे, लेकिन हम आपको 2,50,000 का ही देंगे, तो जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ जाएगी और आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स आपको हमारे मुताबिक ही पे करना पड़ेगा। यानी कि अकाउंट्स के मुकाबले फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी तो फ्यूचर में जो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी फ्यूचर में, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसीलिए मैंने आपसे यहां पर कहा
कि जब मैं अपनी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? करंट टैक्सेस का मतलब है टैक्स जो कि टैक्सेशन अथॉरिटी ने डिटरमिन करे हैं। अब जो करंट टैक्सेस हैं या तो हम उसमें प्लस करते हैं डीटीएल, इसी तरह जैसे डीटीएल है इसी तरह डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, अभी डेफर्ड टैक्स एसेट की चर्चा बाद में होगी। तो इसका मतलब मैंने 2,50,000 तो पे करे हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे 60,000 पे करने और पड़ सकते हैं। ये 60,000 कैसे निकला? इन दोनों का डिफरेंस निकला। फ्यूचर में ये 60,000 मुझे और पे करने पड़ सकते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए हम इसको, तो फ्यूचर में मुझे ये खर्चे पे करने पड़ सकते हैं। अब कोई चीज आपके आउटस्टैंडिंग होती है, आप उसको अपने पीएनएल में भी दिखाते हो और बैलेंस शीट में भी दिखाते हो। तो यही वजह है कि ये खर्चा आपको फ्यूचर में पे, खर्चा तो है लेकिन फ्यूचर में आपको पे करना है। तो एक तो आप अपने पीएनएल में दिखाओगे, नंबर वन, और दूसरा इसको आप अपनी जब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी दिखाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जब 285 आ गया तो इसका मतलब हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया है। और अब जिस हिसाब से हमने इनकम अर्न करी उसी हिसाब से हमने टैक्स के खर्चे भी दिखा दिए, नंबर वन, और साथ ही साथ हमने जो टैक्सेशन लॉज ने हमें कहा उसको भी हमने पूरा कर दिया। तो इसका मतलब ये इंड AS12 का थीम है। इनफैक्ट ये जो टेक्निकली मैंने ये वाला जो थीम तुम्हें बताया, बेसिकली ये थीम AS22 का है, क्योंकि AS22 में हम इनकम अप्रोच को फॉलो करते हैं। लेकिन इंड AS12 को समझने के लिए इस अप्रोच को भी समझना पहले जरूरी है। हम देखेंगे कि इंड AS12 में हम इनकम अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन पहले थीम समझाने के लिए मुझे इस अप्रोच को बताना और समझाना जरूरी था। अब हल्का फुल्का इनफैक्ट आप दिमाग में ये भी डालते रहो, ये जो शीट्स है ना इनको मैं जरा थोड़ा सा किनारे कर दूं क्योंकि रफ शीट्स आज बहुत ज्यादा यूज होंगी। लीजिए जी। अब थोड़ा सा, अभी तक आपने दो तीन चीजें ऑलरेडी कर ली हैं, आपके दिमाग में ये भी बैठना चाहिए और रीकैप होते रहना चाहिए, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए पहले तो अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। अब आपको ये भी पता लग जाना चाहिए अकाउंटिंग इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट, टैक्सेबल इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर टैक्सेशन, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया करंट टैक्सेस के बारे में। करंट टैक्सेस का मतलब है टैक्स एज डिटरमिन्ड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटीज। फिर मैंने आपको टैक्स एक्सपेंस के बारे में बताया। याद रखें कि फाइनली जब आप अपनी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें आप टैक्स एक्सपेंस दिखाते हैं, और टैक्स एक्सपेंस का मतलब होता है करंट टैक्सेस प्लस डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज ने टैक्स डिटरमिन करे हैं और प्लस करेंगे डीटीएल लायबिलिटी, या तो ये करेंगे, टैक्स एक्सपेंस का मतलब या तो ये होगा या इसका मतलब होगा करंट टैक्सेस माइनस डीटीए। तो इन कॉन्सेप्ट को भी आपने समझना है। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इंड AS12 का थीम। इंड AS12 में यही निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे। अब इन डेज 12 में जैसे कि मैंने कहा कि हम बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? बैलेंस शीट अप्रोच। इन डेज 12 में हम बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS22 में हम इनकम अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब बैलेंस शीट अप्रोच को समझना जरा ध्यान से है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट अप्रोच में हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट अप्रोच को समझने के लिए पहले तो मैंने लिखा एज पर अकाउंट। एज पर अकाउंट्स की जगह आप एज पर फाइनेंशियल बुक्स भी लिख सकते हो, कहीं रफ में आपने ये काम पहले करना है। एज पर अकाउंट्स, करेक्ट। और फिर आपने लिखा एज पर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स अथॉरिटी, या सिंपली एज पर टैक्सेशन। अब आपने क्या करा, क्योंकि यहां मैं बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो मैंने एक बैलेंस शीट बनाई। ये मैंने बैलेंस शीट बनाई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो उस प्लांट एंड मशीनरी के खरीदने से क्या होगा? एक तो आपका कैश कम हो जाएगा। तो कैश तो कम होगा, वो करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसी ऐसी बताया, करेक्ट। एक तो आपका कैश कम हो जाएगा, मान लेते हैं कैश, ये करना नहीं है आपको, मैं वैसे ही बता रहा हूं। जो भी आपका कैश में बैलेंस था, बिकॉज आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मान लो आपका कैश अकाउंट में पहले 10 लाख का बैलेंस था, तो प्लांट एंड मशीनरी के खरीदने से ये कैश का बैलेंस एक तो कम हो जाएगा, बैलेंस शीट अप्रोच अगर मैं फॉलो करूंगा तो, इजंट इट?
दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी नाम का एक एसेट आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, यही चीज इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स अथॉरिटी बैलेंस शीट बनाएंगी तो वो भी यही चीज करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिकॉर्ड है वो तो टैक्सेशन अथॉरिटी के पास भी होगा ना। तो उनको भी मालूम है भाई तुम्हारे पास कैश 10 लाख पहले से पड़ा है और आपने इस साल एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो उनके हिसाब से भी आपके पास कैश में इस वक्त 5 लाख का बैलेंस है और अब आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी आ गई। करेक्ट। अब अकाउंट्स में आपने क्या करा, इस साल प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना दिया? सर हमने डेप्रिसिएशन 50,000 का दिया। 50,000 का जो है आपने डेप्रिसिएशन दिया, जो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आप कहां लिखते हो? बेसिकली अदर इक्विटी में ही लिखते हो ना, इसलिए मैंने उसको लायबिलिटी साइड की तरफ लिखा। तो जो भी आपकी इनकम है इस साल की, उसमें से आप 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहां तक आपकी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगी? इनकम टैक्स अथॉरिटी जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगी वो 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगी, ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जो है वो 50% के हिसाब से अलाउड है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी जब आपकी इनकम कंप्यूट करेंगी तो जो भी आपकी इस साल की इनकम होगी उसमें से इनकम टैक्स अथॉरिटी 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगी। करेक्ट। अब बैलेंस शीट अप्रोच इंड एस 12 में क्या है? इंड एस 12 क्या कहता है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका कैरिंग अमाउंट आपके एसेट का कितना है। एसेट का कैरिंग अकाउंट 5 लाख में से 50,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना आ रहा है? 4,50,000 आ रहा है। ये 4,50,000 क्या शो कर रहा है? ये कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट का मतलब ही होता है अमाउंट विच इज कैरीड इन द बुक्स एज पर अकाउंट्स। करेक्ट। ये कैरिंग अमाउंट है, इसको क्या बोलेंगे? कैरिंग अमाउंट बोलेंगे। अब बैलेंस शीट इनकम टैक्स के हिसाब से 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है? 2,50,000। इस 2,50,000 को क्या बोलेंगे? मेरा रेड पेन कहाँ चला गया? आज रेड है, चलो फॉर्चुनेटली रेड पेन मुझे मिल गया, हालांकि रफ वर्क में मैं काम कर रहा हूँ, क्या करें, थोड़ा फास्ट करने के लिए करना पड़ता है। अब 4,50,000 इसको तो मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट। क्या बोलूंगा? कैरिंग अमाउंट। तो जो मैं चीजें आपको बताते जा रहा हूं ना उसको भी आप नोट करते रहें। अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, करेंट टैक्सेस के बारे में बताया, फिर टैक्स एक्सपेंस के बारे में बताया, फिर हल्का सा मैंने अब आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बताया। अब मैं आपको कैरिंग अमाउंट बता रहा हूं। तो कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट which you are carrying in your books in respect of the asset as per accounts। तो accounts के नजरिए से relevant item का जो amount आप अपनी books में carry कर रहे हैं वो 450 है। अब मैं आपसे कहूं ये जो 2,50,000 आया तो क्या आया? वैसे तो अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो ये भी कैरिंग अमाउंट है। ये थोड़ी कि ये कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है, ये भी कैरिंग अमाउंट है, लेकिन ये कैरिंग अमाउंट टैक्स के नजरिए से है। टैक्स के नजरिए से जो कैरिंग अमाउंट होगा उसको इंड एस 12 की परिभाषा में हम बोलेंगे टैक्स बेस। ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स बेस। दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्स बेस। पहले तो ये चीज अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बैलेंस शीट अप्रोच में ये दो टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पूरा इनकम इंड एस 12 जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच पर है और बैलेंस शीट अप्रोच को समझने के लिए आपकी फॉर्मिडेबल नॉलेज होनी चाहिए कैरिंग अमाउंट की और टैक्स बेस की। और यकीन रखो एक बार जब आपकी समझ में ये चीजें आ जाएंगी तो आपको लगेगा हम बेवजह इतना खौफ खाते थे इंड एस 12 से। इनफैक्ट दिस सीम्स टू बी मच सिंपलर इन कंपैरिजन टू एएस 22। अब वैसे तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस केस में टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस कितने के बराबर आएगा? आपने अभी जब पहले इनकम अप्रोच में करा तो डिफरेंस कितने का आया? 60,000 का आया था। अकाउंट्स में 2,85,000 की टैक्स लायबिलिटी आई थी, इनकम टैक्स में 225 की आई थी। 285 और 225 का डिफरेंस 60,000 के बराबर आया था। जो डिफरेंस होगा या तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। एक तो सिंपल सा रूल है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। अगर इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे 450 और 250 का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लाख के बराबर। वो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 लाख के बराबर आ जाएगा।
और उसको आप अगर टैक्स रेट से मल्टीप्लाइड कर दोगे 30%, तो आपने देखा ये 60,000 आ गया। सर ये तो ज्यादा इजी लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। अब ये 60,000 जो आ गया, इस 60,000 को हम क्या मान करके चलें? इस 60,000 को हम क्या मान करके चलें? क्या हम इसको डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में ट्रीट करें या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये उभरेगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट अप्रोच में अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए टैक्स बेस का पहले तो सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है और कैरिंग अमाउंट का पहले मतलब क्या है, ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि जो आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा, उस डिफरेंस से आपको ये तो पता लग गया कि ये डेफर्ड टैक्सेस हैं। ये डेफर्ड टैक्सेस तो हैं, लेकिन ये डेफर्ड टैक्सेस क्या हैं? क्या ये एसेट हैं? क्या ये लायबिलिटी है? इज इट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और इज इट डेफर्ड टैक्स एसेट? प्रॉब्लम ये है। तो ये समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखूंगा। फ्यूचर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, जो थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको इनकम अप्रोच में भी बताया। इसका मतलब पहले तो टैक्स बेस का मतलब और इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुने। अकाउंट्स में अकाउंट्स में एज पर अकाउंट्स अकाउंट्स में क्या होगा, जो भी आपकी फ्यूचर इनकम होगी, जो भी फ्यूचर में आपकी इनकम होगी, जितनी भी इनकम होगी उसको छोड़ो, फ्यूचर में जो भी आपकी इनकम होगी, ये कैरिंग अमाउंट क्या बताता है? पहले तो कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि अकाउंट्स के नजरिए से आप फ्यूचर में इतना बेनिफिट क्लेम करेंगे। अब ये बेनिफिट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? जब आप इस एसेट को यूज करेंगे तो हर साल आप डेप्रिसिएशन लेंगे, और हर साल आप 10 10 10 10% का डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से दे रहे हैं, तो 50 50 50 हजार का डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। हालांकि हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिस मच ऑफ बेनिफिट यू विल गेट इन फ्यूचर। इसका इनडायरेक्टली मतलब है क्योंकि आप इस एसेट को 10 साल तक यूज करेंगे, क्योंकि 10% का मतलब 10 साल तक इसकी लाइफ है, तो 10 सालों तक आप डेप्रिसिएशन क्रिएट करेंगे। पहले साल तो खत्म हो चुका है, 9 साल बचे हैं, यानी कि फ्यूचर में आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे ना, वो इस कैरिंग अमाउंट के बराबर ही होगा। इसका मतलब फ्यूचर में ये 450 कैरिंग अमाउंट क्या बता रहा है कि अकाउंट्स के नजरिए से फ्यूचर में आप 4.5 लाख का बेनिफिट क्लेम करेंगे अकाउंट्स में। करेक्ट। अब जरा मैं ऐसी मान लेते हैं कि आने वाले 9 साल की मेरी इनकम 10 लाख की होगी, ऐसी समझाने के लिए। आने वाले 9 साल में, सॉरी, फ्यूचर में मेरी इनकम 10 लाख की होगी, तो मैं 4.5 लाख उसमें क्लेम करूंगा, तो 5,50,000 मेरी अकाउंटिंग इनकम आ जाएगी। और अगर मैं उसमें 30% का डेप्रिसिएशन लगाऊं, तो 30% का डेप्रिसिएशन 1,65,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से। इतना ही आएगा। अगर गलत भी आ गया, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार फास्ट कराने के चक्कर में ना मेरे से मिस्टेक भी हो जाती। 5,50,000 इंटू 30%, राइट, 165 का आ गया। ठीक है। अब 165 यानी कि फ्यूचर में आपकी अकाउंट्स के नजरिए से इतनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। करेक्ट। अब देखें कि इनकम टैक्स में फ्यूचर में, अब इनकम टैक्स में फ्यूचर में 10 लाख, क्योंकि इनकम तो सेम ही रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स में पहले तो ये टैक्स बेस कितना है, 250 है। टैक्स बेस का मतलब है इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है कि फ्यूचर में हम आपको केवल इतना क्लेम करने की इजाजत देंगे, यानी कि इतना ही बेनिफिट देंगे। आप इस एसेट को यूज तो करेंगे, लेकिन हमारे निगाहों में इस एसेट की वैल्यू 250 है, तो इसलिए हम फ्यूचर में आपको 250 अलाउ करने की इजाजत देंगे। तो इनकम टैक्स के नजरिए से फ्यूचर में इनकम 7.5 लाख की आ जाएगी। अब 7.5 लाख का अगर मैं 30% कंप्यूट करूं, तो 7.5 लाख का आप 30% कंप्यूट कर लें, 7,50,000 इंटू 30%, दैट इज इक्वल टू 225। अब ये 2,25,000 आ गया। अब इसका मतलब फ्यूचर में आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स तो आपको इतना ही पे करना पड़ेगा, जबकि अकाउंट्स के नजरिए से आपकी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी केवल इतने की आ रही है। अब फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो 60,000 के बराबर आएगा। आपने देखा ये डिफरेंस वही आ रहा है जो डीटीएल हमने इनकम अप्रोच में क्रिएट करी थी। याद है ना, इनकम अप्रोच में हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 60,000 की क्रिएट करी थी। तो बिकॉज फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स पे करना है, तो इसलिए आप 60,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच में मुझे पहले तो, वैसे ये इतना लंबा चौड़ा भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आप लॉजिकली मूव करें,
ताकि आपकी कभी भी गलती ना हो कि जो डिफरेंस है उसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ट्रीट करें या डेफर्ड टैक्स एसेट करें, क्योंकि इस तरह करने से आपकी कभी गलती नहीं हो सकती। हालांकि कुछ बच्चों को क्रैमिंग रूल पसंद है, हालांकि मैं शॉर्टकट अप्रोच अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग पहले आप ये समझें कि बैलेंस शीट अप्रोच में पहले तो आप क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे। 4,50,000 टिक आपका कैरिंग अमाउंट है, इसमें 2,50,000 है। आप डायरेक्टली चाहो तो इनका डिफरेंस भी ले सकते थे, जो कि मैंने आपको बताया। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस जो है वो 2 लाख का है, और 2 लाख पे आप टैक्स रेट अप्लाई करते हो तो 60,000 तब भी आ जाता। अब पॉइंट ये है कि इस 60,000 को मैं क्या मानूं, डेफर्ड टैक्स एसेट मानूं या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मानूं। तो वैसे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो आप हमेशा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ट्रीट करना, लेकिन मैं अभी ये कहना नहीं चाहूंगा। तो इस बात को परखने के लिए आपको थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव की तरफ जाना पड़ेगा। आप इमेजिन करो कि फ्यूचर में आप अकाउंट्स में इतने खर्चे लोगे, जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको केवल इतने खर्चे माइनस करने की इजाजत देगी। तो उससे आपके सामने एक बेहतर तरीके से चीजें सामने आ जाएंगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना है। तो इस तरह से बैलेंस शीट अप्रोच में हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। यानी कि जब इस साल इनकम टैक्स अथॉरिटी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ड्रॉ आउट करेंगी, तो वो इस तरीके से करेंगी। मान लेते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख का है, ये करंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। 10 लाख, उसमें से 9,50,000 मैंने माइनस करे तो 9,50,000 मेरा एक मेरी अकाउंटिंग इनकम आ गई, जिसमें से मैं टैक्स एक्सपेंस माइनस करूंगा। टैक्स एक्सपेंस मैंने अगर माइनस करे तो टैक्स एक्सपेंस के लिए मुझे करंट टैक्स लिखने पड़ेंगे। करंट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो मेरे खर्चे जो हैं डिसाइड करें। अब इनकम टैक्स ने जो मेरे खर्चे करंट ईयर में जो डिसाइड करे होंगे, क्योंकि करंट ईयर की मेरी इनकम 10 लाख की है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 2.5 लाख माइनस करे होंगे, 7.5 लाख आ जाएगा। 7.5 लाख पे 30%, 2,25,000। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्लस डीटीएल 60,000। तो इस तरह से ये खर्चा जो मैं फाइनली माइनस करूंगा 285 माइनस करूंगा। मैं अपने बुक्स में 285 ही माइनस करूंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, मैंने इतने तो पे कर दिए और इतने मुझे फ्यूचर में पे करने हैं, और ये मैं अपनी लायबिलिटी साइड में भी दिखाऊंगा। अब आप 285 9,50,000 में से माइनस कर करके जो भी आएगा वो आपके करंट ईयर की नेट इनकम नजर आ जाएगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट क्लियर टू यू? तो ये बैलेंस शीट अप्रोच में सिंपल वर्ड्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को फाइंड करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कैरिंग अमाउंट और टैक्सेबल बेस। अब इसको जाहिर है कि बहुत डीपली हमें समझना पड़ेगा। तो अब इसको डीपली समझने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस भी लेने पड़ेंगे। आइए जी, अब इसको कुछ क्वेश्चंस लेकर के बातचीत करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये मेरे जो इनकम टैक्स के नोट्स हैं, अब मैंने शीट नंबर 3 से स्टार्ट करा, जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं। जो शुरू में थ्योरी दी है वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसलिए उसकी चिंता भी आप मत करिए। 2-3 पेज में आपने क्या दिया हुआ है, पहले 2-3 पेज में मैंने वही दिया हुआ है। एक तो जो मैंने इनिशियल कॉन्सेप्ट आपको बताया, फिर दूसरी चीज मैंने उसमें यही दी है जो डेफिनेशंस हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या है, अकाउंटिंग इनकम क्या है, करंट टैक्सेस क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में हल्की सी चर्चा हुई है, हालांकि वो चर्चा तकरीबन हर क्वेश्चन में होगी। अब जरा यहां पर पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि बैलेंस शीट अप्रोच पे महारत हासिल करने के लिए और ठीक तरीके से इसको समझने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हमारी फुल फ्लेज नॉलेज हो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बारे में। मैंने कहा कई बार ये इतना आसान नहीं होता जितना कि अभी आपको लग रहा है। करेक्ट। आइए, कहता है कोई एंटिटी है K1, उसने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। कोई एंटिटी है, ये सब मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं, या तो मॉड्यूल के क्वेश्चन है या डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो इलस्ट्रेशंस दी हैं उनके क्वेश्चंस हैं। हालांकि कुछ जगह हमने नाम जरूर चेंज कर दिए हैं, वो एक अलग मैटर है सिंप्लिसिटी के लिए। तो एंटिटी K1 हैज ए मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। फॉर टैक्स पर्पस उनके पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 1 लाख की है। फॉर टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैज ऑलरेडी बीन चार्ज्ड इन द करंट ईयर, and remaining cost will be deductible in future periods either as depreciation or as disposal। वो क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो। पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है, पहले मैं एक शीट भी साथ साथ रख लूं तो आपको समझने में फिर आसानी होगी। कह रहा है जो मशीन है उसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख की है। क्योंकि मॉड्यूल सभी के पास हैं तो इसलिए कोई ये ना बोले कि सर
नोट्स भेज दो या वो कर दो। हालाँकि हम कोशिश करेंगे नोट्स को अपलोड करने की, लेकिन याद रखें बहुत से बच्चे इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ हमारी एसोसिएट साइट से भी कुछ हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है और वो इस बात के लिए कई बार प्रोटेस्ट भी करती हैं। तुम्हें पता नहीं तुम लोगों के लिए मुझे कितनी लड़ाई करनी पड़ती है अपनी एसोसिएटेड साइट साइट से। एनीवे, तो एनटीटी K1 की एक मशीन है जिसकी की कॉस्ट 1 लाख की है। अब जो मैं आपसे पॉइंट बता रहा हूँ, अब मुझे इस केस में वैसे तो क्वेश्चन की सिर्फ सिंपल सी डिमांड है कंप्यूट टेक्स्ट बेस, लेकिन जो मैं पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं मुझे ये बताओ कि अकाउंट्स में पहले तो लिखो एज पर अकाउंट्स। लीजिए जी, एज पर अकाउंट्स एक दो बार आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एज पर अकाउंट्स मुझे ये बताओ कि इस मशीनरी की कैरिंग अमाउंट कितनी है। एज पर अकाउंट्स सर कैरिंग अमाउंट 1 लाख है। ये कैसे पता लगा आपको कैरिंग अमाउंट 1 लाख है? क्योंकि लिखा हुआ है कि मशीन एक K1 नाम की कोई एंटिटी है और उसके पास एक मशीन है 1 लाख की, तो जाहिर है कि इसका मतलब उसका कैरिंग अमाउंट अभी 1 लाख है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं एज पर टैक्स एज पर टैक्सेशन अथॉरिटीज इसका कैरिंग अमाउंट यानी कि टैक्स बेस कितना है? अब प्रॉब्लम ये है, मशीनरी की कॉस्ट तो 1 लाख की है, लेकिन उसने क्या लिखा कि टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन 30,000 का ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 30,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है, आपने अभी तक नहीं करा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कर दिया है। तो इसका मतलब है कि 70,000 टैक्स बेस है। 70,000 इज योर टैक्स बेस। अब आपको यह पता लग गया कि टैक्स के हिसाब से टैक्स बेस 70,000 है, जबकि अकाउंट्स के हिसाब से जो है ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये हम बैलेंस शीट्स बना रहे हैं एज पर अकाउंट्स एज पर टैक्स। करेक्ट। ये केस स्टडी 1 का मैंने वैसे रफ सॉल्यूशन टाइप सा करा, कुछ सब सॉल्यूशन उसमें दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो 70,000 का टैक्स बेस आ गया, यहाँ पर टैक्स बेस, यहाँ पर कैरिंग अमाउंट 1 लाख का है। अब मैंने कहा जाहिर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है कैरिंग अमाउंट और इसका डिफरेंस, वो कितने के बराबर आ गया? 30,000 के बराबर आ गया। अगर मैं इमेजिनरीली मान लेता हूं कि टैक्स रेट 30% है, सपोज टैक्स रेट 30% है, इसका मैं 30% अगर कंप्यूट करूं तो 9,000, ये 9,000 क्या होगा? ये 9,000 निश्चित रूप से डेफर्ड टैक्स होगा। लेकिन ये डेफर्ड टैक्स तो है, लेकिन ये क्या है? क्या ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है? अब इस बात को मुझे समझना है। ये 30,000 क्या होगा? क्या मैं इसको डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में ट्रीट करूं या मैं इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करूं? तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको इस तरीके से सोचना होगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। आप कहीं रफ में ये काम करोगे और सोचोगे कि हम अकाउंट्स में फ्यूचर में हम अकाउंट्स में कितना बेनिफिट क्लेम करेंगे, क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, तो अकाउंट्स में आप फ्यूचर में 1 लाख का खर्चा क्लेम करोगे, जबकि यही खर्चा टैक्स में आप फ्यूचर में कितना क्लेम करोगे? बिकॉज टैक्स बेस 70,000 है, तो फ्यूचर में आप 70,000 का खर्चा क्लेम करोगे। पहले तो ये पॉइंट आपको समझना है। बिकॉज फ्यूचर में आप अकाउंट्स में ज्यादा खर्चा क्लेम करोगे, तो फ्यूचर में जो आपकी इनकम आएगी, जो अकाउंटिंग इनकम होगी, वो कम होगी या ज्यादा होगी? अकाउंटिंग इनकम जाहिर है कि लेस होगी, क्योंकि आप ज्यादा खर्चे माइनस करोगे। और बिकॉज टैक्स में आप कम खर्चे माइनस करोगे, तो टैक्स की जो इनकम होगी वो अकाउंट्स की इनकम के मुकाबले ज्यादा होगी। बिकॉज टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इनकम ज्यादा होगी, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा होगी। आपकी टैक्स लायबिलिटी अकाउंट की टैक्स लायबिलिटी के मुकाबले ज्यादा होगी, ये टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी फ्यूचर में। करेक्ट। फ्यूचर में ये टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी। वैसे अगर आप एक इमेजिनरीली फिगर ले लो सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए, मान लेते हैं कि फ्यूचर इनकम, मान लेते हो फ्यूचर में आपकी 2 लाख की इनकम होने वाली है, तो आप यहां 2-2 लाख लिखोगे। 2 लाख में से फ्यूचर में आप 1 लाख माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, यहां आ जाएगा 1,30,000। तो आपने देखा टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम के मुकाबले ज्यादा है।
अब इस पे मैं 30% का टैक्स, पहले तो इस पे मैं 30% का टैक्स लगाऊंगा तो 30,000 आ जाएगा। इस पे मैं 30% का टैक्स लगाऊंगा तो 39,000 आ जाएगा। करेक्ट। याद रखें टैक्स लायबिलिटी का जो डिफरेंस आएगा ना, वो इस डिफरेंस के बराबर ही आएगा जो आप डेफर्ड टैक्स निकाल चुके हो ऑलरेडी। आपने स्ट्रेट अवे भी निकाल लिया कैरिंग अमाउंट और इसका डिफरेंस लिया 30,000, उस पर टैक्स रेट अप्लाई करा, तो डेफर्ड टैक्स 9,000 तो है। अब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको मैं टैक्स लायबिलिटी को, इस डेफर्ड टैक्स को मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मानूं या डेफर्ड टैक्स एसेट मानूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखेंगे। फ्यूचर पर्सपेक्टिव को आपने नोट करा, उससे अगर आप फिगर्स ले लेते हैं तो उससे आसानी हो जाती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। अब वैसे तो एक मैंने का सिंपल सा रूल ये है कि आपका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है, तो मैं स्ट्रेट अवे भी कह सकता हूं कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ये मैं कह सकता हूं कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन मैंने कहा अभी मैं ये क्रैम करने वाले डेंजरस रूल्स आपको नहीं समझाना चाहता। ये बड़े डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, पता है इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो क्विक रूल्स होते हैं ना, ये कई मर्तबा हमें धोखा भी देते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट और लगा करके अगर इस तरीके से कर लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कभी गलती नहीं हो सकती। तो आपने देखा फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस 9,000 के बराबर है। तो फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटी आपसे ज्यादा मांगेगी। लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी फ्यूचर में आपसे ज्यादा क्यों मांगेगी? क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी फ्यूचर में आपको कम बेनिफिट अलाउ करेगी। बिकॉज फ्यूचर में कम बेनिफिट अलाउ होंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, इसीलिए आपको ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करना होगा। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो समझने के लिए ये बैलेंस शीट अप्रोच, मैंने ये लॉन्ग सॉल्यूशन करा, हालांकि जो मैंने करा वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। करेक्ट। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो टैक्स बेस है वो 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 70,000 है। मैंने लिखा कि कैरिंग अमाउंट 1 लाख है। टैक्स बेस फिर मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं। ये सब आप सभी को मालूम भी है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है फ्यूचर में कभी ना कभी जा करके बराबर हो जाएगा। टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है जैसे कि पहले साल में मैं कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली चाहे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज हो, लेकिन फ्यूचर में वो जो है अल्टीमेटली बराबरी पर पहुंचेगा। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं हम इनको टेम्परेरी डिफरेंस बोलेंगे। करेक्ट। और डीटीएल, अब मैंने बताया कि यहां पर एंटिटी को फ्यूचर में कम बेनिफिट मिलेंगे, लेस बेनिफिट मिलेंगे, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? ये है केस स्टडी 1 और इसी तरह फिर अब हम केस स्टडी 2 की तरफ जाते हैं। केस स्टडी 2 को समझने के लिए मैंने क्या करा, केस स्टडी 2 को समझें। केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 को समझने के लिए मैंने एक और शीट दी, अब मेरी रफ शीट्स अच्छा यहां पर है। केस स्टडी 2 में पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्या था, K2 लिमिटेड हैड एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख। हमने एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी 1 लाख रुपए में 1 अप्रैल 2019 को। और वो कहता है इट डेप्रिशिएटेड दिस आइटम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, और एंटिटी ने डिसाइड करा कि हम इसको 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। वो कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10,000, ऑफ कोर्स 10%, 1 लाख की कॉस्ट है, उसमें 10% हम देंगे। ये लाइन गलती से मिसप्रिंट या प्रिंट नहीं हुई थी तो मैंने उसको लिख दिया। वो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज इन इनकम टैक्स इज 30,000, यानी कि टैक्स में हम ऑलरेडी 30,000 का डेप्रिसिएशन, या इस साल हमने टैक्स में 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। क्वेश्चन वैसे तो हमसे ये पूछ रहा है कि कैरिंग अमाउंट कितना है और टैक्स बेस कितना है, लेकिन हम इसको उसी तरीके से एनालाइज करेंगे। वैसे तो मेरे बिना बताए अब आपको ये कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा केस स्टडी 2 में भी कि मुझे ये बताओ कि अकाउंट्स में आपका कैरिंग अमाउंट कितना है। वो कहता है आपने एक प्लांट एंड मशीनरी बिगनिंग में एक्वायर करा। वैसे बिगनिंग में एक्वायर करा का मतलब है कि आपके पास जो कैश बैलेंस था, उस कैश बैलेंस में से 1 लाख रुपए पहले तो कम हो जाएंगे। 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, ये ऐसे ही समझाने के लिए मैंने लिखा। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब बैलेंस शीट पे फर्क नजर आने चाहिए ना आपको। अब मेन चीज जो है हमारे लिए वो ये है कि हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी आ गई 1 लाख की। इस प्लांट एंड मशीनरी पे मैं डेप्रिसिएशन दूंगा। हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन दिया तो 10,000 ये आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कैरिंग अमाउंट जो है डेट इज इक्वल टू 90,000। ये कैरिंग अमाउंट 90,000 का है।
इसमें कोई डाउट नहीं। और वैसे ही समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये भी लिखा कि जो भी मेरी इनकम इस साल की रही होगी, उस इनकम में से मैं डेप्रिसिएशन 10,000 का माइनस करूँगा। नो डाउट अबाउट दैट, करेक्ट? ये तो मैंने अकाउंट्स के नज़रिए से बताया। अब अगर मैं टैक्सेशन के नज़रिए से बताऊँ, तो टैक्सेशन के नज़रिए से भी यही चीज़ होगी। टैक्स के नज़रिए से पोज़ीशन ये है कि जो भी मेरे पास कैश शुरुआत में था, उस कैश में से पहले तो 1 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी की वजह से बाहर चले जाएँगे और दूसरा ये होगा कि मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी आ जाएँगी 1 लाख रुपीज़ की, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने तुम्हें जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में दिया है, वो 30,000 का दिया है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी की निगाहों में जो टैक्स बेस है वो 70,000 है, जबकि कैरिंग अमाउंट आपका इतना है। अब वैसे तो इन दोनों को देख कर के ही मैंने कहा आंसर दिया जा सकता है, बिकॉज़ कैरिंग अमाउंट इज़ 90,000 और आपका टैक्स बेस कितना है? टैक्स बेस है आपका 70,000। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? पहले तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डेफर्ड टैक्स। सॉरी, ये डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस बोलेंगे। ये डिफरेंस 30,000 का है, करेक्ट? 30,000 का है। अब इस डिफरेंस पे हम टैक्स अप्लाई करते हैं। जो भी टैक्स का रेट है, सिंप्लिसिटी के लिए 30,000 तो 9,000, डिफरेंस 20,000 का है, तो 30% के हिसाब से ये 6,000 आ जाएगा। अब ये क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी? अब वैसे तो कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो वैसे तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। एक तो शॉर्ट तरीका ये है। बाकी लॉजिकल तरीका, अगर और मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लॉजिकल तरीका ही समझने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखना होगा। एक कॉलम में अकाउंट्स लिख लें, एक में टैक्स लिख लें, बस कुछ नहीं करना, 2 मिनट लगने होते हैं उसमें, करेक्ट? फ्यूचर में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी आपकी इनकम होगी, उस इनकम में से फ्यूचर में आप कितना बेनिफिट उठाएँगे। जो अकाउंट्स के नज़रिए से कैरिंग अमाउंट है, अकाउंट्स के नज़रिए से कैरिंग अमाउंट 90,000 है। तो फ्यूचर में आप यहाँ पर 90,000 का बेनिफिट उठाएँगे, जबकि टैक्स के नज़रिए से केवल 70,000 का बेनिफिट अलाउ होगा, क्योंकि आपको टैक्सेशन अथॉरिटी कम बेनिफिट अलाउ करेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको आगे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेशन अथॉरिटी आपको कम बेनिफिट अलाउ कर रही है ना, तो आपका एक ऑब्लिगेशन आएगा। जब भी कम बेनिफिट होगा, फ्यूचर ऑब्लिगेशन आएगा। जब भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन आएगा, तो आप समझ जाना कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो इसलिए भी आप इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करोगे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को आसानी से ढूंढ सकते हो और बना सकते हो। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आइए जी। अब अभी इस सेशन को फिलहाल हम यहीं पर 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं और 2 मिनट के बाद अभी मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है?
So, welcome again. So, now we are going to pick up case study 3. So, case study 3 states that entity K3 जो है had acquired an item of plant and machinery for 5 lakh on 1st of April, correct? And it depreciated this item at the rate of 10% per annum on a straight line basis. So, आगे कहता है for the year ended 31st March 2020 it provides depreciation of 50,000 and the carrying amount of this item of plant and machinery as on 31st of March 2020 450. तो just wait, let me settle the mic also. कई चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती हैं। हाँ, तो इसमें पोजीशन क्या है कि 5 लाख की कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, कोई मुश्किल अब आपके लिए नहीं होना चाहिए और ये सब मॉड्यूल कोई क्वेश्चंस हैं। फिर आगे कहता है जो मेन पॉइंट है कि एज पर टैक्सेशन लॉ दिस आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हैज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। और शीट में आगे उसने ये भी लिखा हुआ है कि रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, और कहता है एंटिटी दस फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन कंप्यूट्स डेप्रिसिएशन ऑफ 1,50,000। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने वो कहता है 1,50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करा है, जबकि अकाउंट्स में तुम जो है चार्ज करोगे इतना। तो पहले तो मैं इस शीट को थोड़ा सा किनारे कर दूं। तो पोजीशन यहाँ पर मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन सब आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले तो बैलेंस शीट अप्रोच में ये हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट हमने एज पर अकाउंट्स बनाई, एज पर अकाउंट्स, और हमने एज पर टैक्स बनाई। अकाउंट्स में बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कहता है प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 5 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी जो है, हालांकि प्लांट एंड मशीनरी हमने एक्वायर करी, एक तो कैश कम होगा और दूसरा एक एसेट हमारे पास आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी के रूप में, तो टैक्स में भी 5 लाख। अब उसने हमें बता ही दिया कि अकाउंट्स में हमने डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करा है कितना, 50,000 का, तो हम यहाँ 50,000 लिखेंगे। इन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है 50,000, इन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है या माइनस करा है 1,50,000 का। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट 4,50,000 का आ गया। आपका टैक्स बेस, आंसर नंबर 1 कैरिंग अमाउंट 450, आंसर नंबर 2 टैक्स बेस 350। क्वेश्चन में ये पूछा है कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। अब हमने टेम्परेरी डिफरेंस नोट करा तो हम इसको बोलेंगे टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 450 और 350 का जो डिफरेंस है वो 1 लाख है। अब टेम्परेरी डिफरेंस पे आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। टैक्स रेट शायद दिया 30% है, शायद क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 30%। तो 30% आपने जब ये डिफरेंस निकाला तो ये 30,000 आ तो गया। ये 30,000 इसको डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। लेकिन ये डेफर्ड टैक्स क्या है, क्या ये DTA है, क्या ये DTL है, ये देखने के लिए एक तो क्विक क्लू ये है। ये देखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो आप कह सकते हो कि इस केस में ये DTL है। आप यहीं तक लिख करके अपना आंसर खत्म कर सकते हो। एक तो ये है, और एक लॉजिकल तरीका ये है कि मैंने बताया अब ये डिसाइड करने के लिए कि इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करें या डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में ट्रीट करें, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि फ्यूचर की जो हमारी इनकम होगी, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर इनकम हमारी अकाउंट्स में कितनी होगी और टैक्स में कितनी होगी, एज पर अकाउंट्स एंड एज पर टैक्स। अब हम ऐसी मैंने इमेजिनरीली मान लिया कि फ्यूचर में मेरी इनकम मान लेते हैं 10 लाख की होगी, तो इनकम तो दोनों जगह सेम ही आएगी। अब फ्यूचर में मैं जो क्लेम करूंगा बेनिफिट क्लेम, बेनिफिट क्लेम का मतलब है जो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, बिकॉज मेरा कैरिंग अमाउंट 4,50,000 है तो मैं 4,50,000 का क्लेम करूंगा, जबकि इनकम टैक्स में मैं 3,50,000 का, क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्स बेस 350 है, इतना बेनिफिट क्लेम करूंगा, करेक्ट। जाहिर है कि टैक्सेशन अथॉरिटी आपको 1 लाख का कम बेनिफिट देंगी फ्यूचर में। अगर मैं टैक्स कंप्यूट करूं तो 4.5 लाख की इनकम है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 प्लस 45 135 आ जाएगा शायद, करेक्ट। और ये मैं कंप्यूट करूं 3.5 लाख का 30%, तो डेट विल बी इक्वल टू 1,05,000। और या मैं 1 लाख का 30% कंप्यूट करूं तो 30,000 आ जाएगा। आपने क्या देखा
कि फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम है। फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी अब की बार कितनी आ रही है? 1,50,000 आ रही है। सॉरी, यहाँ मैंने एक गलती कर दी, मैं तो डायरेक्टली टैक्स निकाल दिया, अभी मैंने इनकम तो कंप्यूट ही नहीं करी है, एक्सट्रीमली सॉरी। 4.5 लाख माइनस करने के बाद अभी जो इनकम आई, वो आई 5,50,000 की, और यहाँ इनकम आ रही है आपकी 6.5 लाख की। 10 लाख माइनस 3.5 लाख, एक्सट्रीमली सॉरी, करेक्ट? अब ये इनकम आपकी आ रही है। इनकम में डिफरेंस जो है वो 1 लाख का आ रहा है, इसमें कोई डाउट में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे तो इसमें आपने देखा फ्यूचर में आपका आ जाएगा 50 165 आ रहा है क्या? राइट, 165 टैक्स लायबिलिटी आ रही है अकाउंट्स के हिसाब से। इनकम टैक्स में आपकी आ जाएगी 1,95,000, करेक्ट? यानी कि टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 30,000 का आ रहा है, नंबर वन। वैसे मैं इन दोनों के डिफरेंस को ले लूं, उस पर अप्लाई करूं तो तब भी 30,000 ही आएगा 30% के हिसाब से। पॉइंट ये है कि फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। अब फ्यूचर में बिकॉज आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी अकाउंट्स के मुकाबले, तो आपको फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स आप पे करोगे तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। रीजन ये है कि फ्यूचर में टैक्सेशन अथॉरिटी आपको कम बेनिफिट दे रही है। फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट कम मिलेंगे, इसलिए फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगा। फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन इसलिए है क्योंकि बेनिफिट इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको फ्यूचर में कम देगी। बेनिफिट कम देगी का मतलब ये है कि आपको कम खर्चे अलाउ करने की इजाजत मिल रही है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीजें अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये तक था क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर है। अब जरा इसको देखें। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एंटिटी K4 हैज इन्वेंट्री विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 5 लाख as at reporting date. It recovers the value of the inventory through sale in a subsequent reporting period. The sale value is the economic benefit derived by the entity and it is taxable. अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा आपने इजी केसेस समझे थे। इसी पॉइंट को अगर मैं समझूं तो इस तरीके से समझूंगा। ध्यान से पहले समझने की कोशिश करें। जाहिर है कि अकाउंट्स में आपका बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर जब अकाउंट्स में आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो अभी यहां पर नजर आ रही है कितने की? 5.5 लाख की, सॉरी 5 लाख की नजर आ रही है। और यही इन्वेंट्री टैक्स में आपकी जो नजर आ रही है वो कितने पर नजर आ रही है? इन्वेंट्री टैक्स में आपकी नजर आ रही है 5 लाख की। यहां भी 5 लाख की नजर आ रही है, करेक्ट? अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने में 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि इसका कैरिंग अमाउंट 5 लाख है। ये तो शॉर्टकट अप्रोच के थ्रू मैंने आपको बताया, और टैक्स बेस भी आपका 5 लाख है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब नो डीटीए, यहां कोई डेफर्ड टैक्स आएगा ही नहीं। नो डेफर्ड टैक्स एसेट और नो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि कोई डेफर्ड टैक्स यहां पर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस नहीं है। और वैसे मैं थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब की बार वो क्या कह रहा है, देखो पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो। ये जो चीज यहां लिखी जाती है ना, ये आपको बेनिफिट किसी ना किसी रूप में देगी। ये जो चीज यहां लिखी जाती है अकाउंट्स के नजरिए से या टैक्स के नजरिए से, ये आपको कुछ बेनिफिट पहुंचाएंगी। क्या बेनिफिट पहुंचाएंगी? अगर मैं कहता हूं कि मैं इस आइटम का बेनिफिट इसको यूज कर करके हासिल करूंगा, अगर मैं ये 5 लाख का बेनिफिट इसको यूज करके हासिल करूंगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी फ्यूचर की इनकम होगी उस इनकम में से मैं इतना माइनस करूंगा एक्सपेंस के रूप में, क्योंकि यूज है, यूज के अपने आप में एक खर्चा है। 5 लाख फ्यूचर में मैं 5 लाख माइनस करूंगा, यानी कि जो बेनिफिट हम ड्रॉ करते हैं एक तो यूज के रूप में कर सकते हैं, या फिर मैं इसका बेनिफिट ऐसे भी ड्राइव कर सकता हूं कि मैं इस आइटम को बेच दूं। अगर मैं इसको बेच देता हूं तो मेरे को कुछ अमाउंट मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पापा मुझे कुछ अमाउंट तो मिलेगा ना फ्यूचर में। मान लेते हैं कि मैं इसको बेच देता हूं 7 लाख में फ्यूचर में।
5 लाख की चीज मैं 7 लाख में भी बेच सकता हूँ और 8 लाख में भी बेच सकता हूँ। अगर सपोज मैं इसको फ्यूचर में 7 लाख में बेचता, तो ये भी तो मेरे लिए बेनिफिट ही है ना। तो तब क्या होता, जो भी मेरी फ्यूचर की इनकम है, ध्यान से सुनो, इसको बेचने से क्या होता, मेरी फ्यूचर की जो भी इनकम है, एक तो वो 7 लाख से बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे पास सेल हुई 7 लाख की, लेकिन 5 लाख का मेरा आइटम भी चला गया। तो इसका मतलब फ्यूचर की मेरी इनकम बेचने से 2 लाख से बढ़ जाएगी, अगर मैं इसको प्रॉफिट पे बेचूंगा तो। पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो यहाँ पर ये आइटम लिखा रहता है ना, ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। ये बेनिफिट आपको दो में से एक तरीके से पहुंचाएगा, या तो यूज के रूप में पहुंचाएगा, और यूज का मतलब है कि इतना ही अमाउंट आप फ्यूचर की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं खर्चे के रूप में, या फिर ये बेनिफिट आपको डिस्पोजल के रूप में पहुंचा सकता है। डिस्पोजल के रूप में बेनिफिट आपको इस सेंस में पहुंचाएगा कि जितने पर भी आप बेचोगे वो अमाउंट आपकी एक तो इनकम को बढ़ा देगा, लेकिन बिकॉज ये इतने का आइटम था, उतना अमाउंट खर्चे के रूप में भी माइनस करा जाएगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बेचने पर जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। पहले तो ये बात समझ रहे हैं। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको 7 लाख में बेचा, तो 7 लाख में बेचा तो इसका क्या मतलब होगा कि नेट इफेक्ट हम अगर हम देखें, फ्यूचर की इनकम मेरी 2 लाख से बढ़ जाएगी। जो भी इनकम होगी वो इनकम 2 लाख से बढ़ जाएगी, क्योंकि और भी तो मेरी इनकम होंगी ना फ्यूचर में, अकाउंट्स में। अब टैक्स में भी यही होगा, जो भी मेरी फ्यूचर की इनकम होगी वो भी 2 लाख से बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स में भी कैरिंग अमाउंट 5 लाख का है। तो जितने से अकाउंट्स में बढ़ेगी उतने से इतने में बढ़ेगी, इसलिए जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वैसे तो ये सिर्फ मैंने लॉजिकली समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप यहीं पर ही इसको क्लोज डाउन कर सकते हैं कि जब भी कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस, नो डीटीए डीटीएल विल बी क्रिएटेड। रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल, क्योंकि बेनिफिट्स बोथ इन अकाउंट्स एंड व्हाट वी कॉल टैक्सेशन आर इक्वल। तो बेनिफिट्स दोनों में इक्वल है। तो ये शीट भी मैं यहाँ पर किनारे रख देता हूँ क्योंकि सारी हो जाए शीट। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखें। कहते हैं एंटिटी K5 has acquired an item of 5 lakh for production of certain items to be sold by the entity। तो इन्होंने एक आइटम, एक एसेट एक्वायर करा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। इट इज डिडक्टेबल इक्वली ओवर 2 years इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या है कि इस खर्चे को, इस एसेट को, या इस एसेट का जो डेप्रिसिएशन है, इस एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो कहता है कि उसको आप 2 years में जो है डेबिट कर सकते हो, यानी कि 2.5 लाख 2.5 लाख। और क्वेश्चन में आगे कह भी दिया है द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 250 ऑब्वियसली। फिर कहता है इन इनकम टैक्स 75% इज डिडक्टेबल इन फर्स्ट ईयर एंड बैलेंस इज डिडक्टेबल इन सेकेंड ईयर। तो अब की बार क्या पोजीशन है इस क्वेश्चन में, इसको समझने के लिए आपको वही एक तरीका अपनाना पड़ेगा जो हम अभी तक अपना रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहां पर अपनी अकाउंट्स की बुक्स में आ जाएंगे, एज पर अकाउंट्स। अब एज पर अकाउंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अकाउंट्स में आप अपनी कैरिंग अमाउंट को देखेंगे। अकाउंट्स में ये जो आइटम है, क्या एक्वायर्ड 5 लाख, तो इस आइटम को एक्वायर करने से एक तो क्या होगा, आपका कैश 5 लाख से कम हो जाएगा क्योंकि आपने एक्वायर करा है ना। और दूसरा, एक एसेट मान लेते हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी है, 5 लाख से ये एसेट बढ़ जाएगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ कैश में, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच है, तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट भी उसका जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी जा रही है। और इसी तरह इनकम टैक्स में भी कैश पहले तो 5 लाख से कम हो जाएगा। जो भी आपका कैश है वो बैलेंस 5 लाख से कम होगा, आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की एक प्लांट एंड मशीनरी आपके पास आ गई। यहां तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी पोजीशन अब यहां पर क्या आ गई, जरा इस पॉइंट को समझना है। दूसरी पोजीशन यहां पर यह है कि अकाउंट्स में आपने जब डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज करा तो 50% चार्ज करा, 250। अब 250 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा तो बेसिकली कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, कैरिंग अमाउंट आपका 2,50,000 का आ गया। आ गया या नहीं आ गया, आ गया। ऑफ कोर्स ये डेप्रिसिएशन जब आप अपने अकाउंट्स में अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें कि आप जो भी अपना नेट प्रॉफिट आपका होगा, उस नेट प्रॉफिट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2,50,000 का। करेक्ट, 2,50,000 का। इनकम टैक्स में आपने डेप्रिसिएशन, वो कहता है पहले साल में जो माइनस करा
ईयर 1 में करा 75%, ये डिडक्टेबल इन ईयर 1 75% इसका हम कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3,75,000, करेक्ट। तो 3,75,000 5 लाख में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1,25,000। यानी कि एक तो आपको ये पता लग गया कि कैरिंग अमाउंट इतना है और टैक्स बेस इतना है। एक तो आंसर मैंने कहा क्विक तरीके से दिया जा सकता है। क्विक तरीके से देने के लिए इन दोनों का आप डिफरेंस नोट करें। डिफरेंस जो आ गया वो 1,25,000 आ गया। ये टेम्परेरी डिफरेंस माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस पे आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। टैक्स रेट मान लेते हैं 30%, और नहीं दिया है तो ऐसे इमेजिनरीली मैंने माना 30% है, तो ये आ जाएगा 37,500। टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, नहीं दिया है, चलो 37,500। ये डेफर्ड टैक्स है। अब ये डेफर्ड टैक्स क्या है? लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, या डेफर्ड टैक्स एसेट है? अब मैंने कहा क्विक क्लूज, एक तो ये है कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। कैरिंग अमाउंट अगर इससे ज्यादा है तो जाहिर है कि ये डीटीएल होगा। दूसरा तरीका मैंने कहा कि ये है कि आप लॉजिकली सोचेंगे। लॉजिकली सोचने के लिए मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखें। जो भी आपकी फ्यूचर की इनकम होगी उस इनकम को आप ऐसी लिख लें। ऐसे ही बता रहा हूं मैं, मान लेते हैं फ्यूचर में आपने इनकम सोच ली 10 लाख, 10 लाख। ये जो अमाउंट आप सोचोगे ना फ्यूचर में, वो आपके कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस से ज्यादा होना चाहिए, तब बेटर रहेगा। अब फ्यूचर में आप खर्चा जो माइनस करेंगे, यहाँ पर 2,50,000 का खर्चा माइनस करेंगे, यहाँ पर 1,25,000 का करेंगे। ये कैरिंग अमाउंट है, ये अकाउंट्स है, ये टैक्स है। तो फ्यूचर में आपकी अकाउंटिंग इनकम 750 की हो गई, और ये इनकम आपकी जो हो जाएगी वो 10 लाख माइनस दिस विल बी इक्वल टू 8,75,000। अकाउंटिंग इनकम, और सॉरी इनकम, ये अकाउंटिंग इनकम है, टैक्सेबल इनकम है। अब टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करेंगे 75,000 तो 2,25,000 ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8,75,000 इंटू 30%, डेट इज इक्वल टू 2,62,500। 2,62,500, करेक्ट। यानी कि अगर आप इनकम का डिफरेंस देखें तो इनकम का डिफरेंस 750 और इतना आ रहा है। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50,000 और 75,000, डेट इज 125 के बराबर ये डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इस डिफरेंस पे 30% अप्लाई करूं तो वो 37,500 आएगा, जो कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही होगा। अब आपको ये पता लग गया कि फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है एज पर टैक्सेशन, तो इसलिए आपके ऊपर फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, इसलिए ये लायबिलिटी है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। और वैसे ही समझाने के लिए, अगर मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं, सपोज मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करूंगा, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो आंसर यही देना है कैरिंग अमाउंट कितना है, टैक्स बेस कितना है, और कितना डेफर्ड टैक्स एसेट है, कितना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ये हमने आंसर दे दिया है ऑलरेडी। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाऊंगा, जो भी मेरी इस साल की इनकम होगी, क्वेश्चन में इस साल की इनकम दी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। सपोज मैंने इमेजिनरीली माना मेरी इस साल की इनकम 10 लाख रुपए की है, ये मैंने इमेजिनरीली मानी, करेक्ट इनकम। उस इनकम में से फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स में हमने जो डेप्रिसिएशन माइनस करा है वो 2,50,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करा है। 2,50,000 जो अकाउंट्स में करा है, क्योंकि रिवाइज स्टेटमेंट तो एज पर अकाउंट्स ही बनेगी ना। तो 7,50,000 ये आपकी अकाउंटिंग इनकम आ गई। अब उसके बाद आप टैक्स एक्सपेंस यहां पर लिखोगे। जब टैक्स एक्सपेंसेस आप लिखोगे तो टैक्स एक्सपेंस में एक तो करंट टैक्सेस लिखोगे। करंट टैक्सेस का मतलब है टैक्स एज पर इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से आपका टैक्स कितना आएगा, क्योंकि आपकी इनकम 10 लाख की थी और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इस साल आपका 3,75,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करा, करेक्ट। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से आपकी इनकम 6,25,000 की होगी। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 30% के हिसाब से टैक्स डिटरमिन करा होगा, तो 6,25,000 इंटू 30%, 1,87,500। इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,87,500 की है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से, करेक्ट। इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से
वैसे अगर आपकी खुद की इनकम तो 750 की है, अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करोगे 7 लाख 50 का 30% तो वो 2,25,000 आएगी। ये जो लायबिलिटी है वो आपकी इतनी आएगी और अल्टीमेटली यही आपकी फाइनल जो टैक्स एक्सपेंस होगा वही बनेगा। फाइनल टैक्स एक्सपेंस वही होंगे जो अकाउंट्स के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी इतनी है तो करंट टैक्स इतने टैक्स आपको इस साल पे करने पड़ेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि 37,500 आएगा, जो कि आपने यहां पर भी कंप्यूट करा या फिर आपने यहां पर भी कंप्यूट करा है। यानी कि इस तरीके से आपकी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट आपका इस साल के फाइनेंशियल्स में दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझने हैं। इसी तरह से फिर केस स्टडी 6 को हम देखते हैं। केस स्टडी 6 में क्या कहता है? बुक्स ऑफ केस 6 रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल हैविंग ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 5,000। फिर कहता है द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। अब की बार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो इसलिए इसको थोड़ा और ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझने के लिए मुझे एक रफ शीट की जरूरत पड़ेगी, तो रफ शीट मैंने यहाँ पर पिकअप करी। तो रफ शीट में लीजिए जी, 6th केस स्टडी है। बुक्स ऑफ केस 6 रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल हैविंग ए कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल। बैलेंस शीट आपने बनाई, अकाउंट्स में वो कहता है कि आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल याद रखें इनकम है, इंटरेस्ट रिसीवेबल तो उसका कैरिंग अमाउंट 5,000 है। ये तो आप यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी अकाउंट्स की जब बैलेंस शीट बनाएंगे एज पर अकाउंट्स। वो कहता है रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। इसका क्या मतलब हो गया? जब टैक्सेशन अथॉरिटी आपकी बैलेंस शीट बनाएंगी ना तो वो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना दिखाएंगी, जरा मुझे ये बताओ। सोचो जरा दिमाग लगा करके कि इंटरेस्ट जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना दिखाएंगी? वो जीरो दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगी? पहले तो टैक्स बेस यानी कि जीरो हो जाएगा आपकी बार। ये तो कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, ये वो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है अभी आपको मिला तो नहीं है ना। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी भाई हमारी निगाहों में कोई चीज जब तक हुई ही नहीं है तो उसको हम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे। यानी कि टैक्स बेस का मतलब ऑफ कोर्स कैरिंग अमाउंट तो है ही, जो टैक्सेशन के नजरिए से है। लेकिन टैक्सेशन के नजरिए से कैरिंग अमाउंट कोई तभी लिखा जा सकता है जब उसका इफेक्ट टैक्स या उस चीज पर टैक्स का कोई इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इनकम टैक्स में हमें मालूम है कि हम मर्केंटाइल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं और उसमें हम एक्यूरल बेसिस को फॉलो नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल टैक्स में नहीं दिखाया जाएगा। वो कहेंगे कि जब आपको ये मिलेगा ना उस साल हम आपकी इनकम टैक्स करेंगे। लेकिन अकाउंट्स में क्या हुआ? इसी साल इंटरेस्ट रिसीवेबल में मैंने एंट्री लिखी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। इनफैक्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट मैंने एंट्री लिखी होगी क्योंकि इनकम है। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल तो एसेट में आ गया और इंटरेस्ट मेरे पीएनएल में चले जाएगा, यानी कि ये तो इसी साल टैक्स हो जाएगा। तो समझना क्या है, पहले तो यहां पर ये टैक्स बेस नील क्यों है, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता। टैक्स बेस इसलिए नील है क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटी कह रही है कि भाई अभी आपको मिला नहीं है तो हमारी निगाहों में तो ये कुछ है ही नहीं, इसलिए हम इसका बेस अभी नील मान करके चलेंगे। तो इसका मतलब आपका कैरिंग अमाउंट तो 5,000 है और टैक्स बेस आपका नील है बिकॉज डिफरेंस है। क्योंकि ये 5,000 है ये जीरो है। तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस अगर आप नोट करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? डिफरेंस डिफरेंस जो आ गया दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 5,000। ये डिफरेंस कितना आ गया? 5,000 के बराबर आ गया। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेंगी भाई ये डिफरेंस 5,000 के बराबर है। अब इस 5,000 पे ना आप टैक्स पहले तो देखो, जो भी टैक्स का रेट होगा मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ टैक्स का रेट, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया नहीं है। 1,500 अगर 30% है। अब ये 1,500 क्या है? क्या ये डीटीए है, क्या ये टीटीएल है? ये अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे इसके लिए आप ये देखेंगे फ्यूचर।
अब जरा जब फ्यूचर देखेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको अब की बार एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो फ्यूचर में जो आपकी इनकम होगी, जो भी फ्यूचर में आपकी इनकम होगी, वो तो आप लिखोगे ही। लेकिन फ्यूचर में जब आपको ये इंटरेस्ट हकीकत में मिलेगा, फ्यूचर में जब ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो अकाउंट्स में तो आप नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अकाउंट्स में तो आप इसी साल लिख चुके हो, फ्यूचर में थोड़ी लिखोगे। अब टैक्स में लेकिन ये फ्यूचर में लिखा जाएगा। ये कितना अमाउंट है, जो भी 5,000 रुपए, ये फ्यूचर में लिखा जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपकी अकाउंटिंग इनकम आएगी, अब जो भी इनकम आएगी, करेक्ट, जो भी अकाउंटिंग इनकम आएगी, वो टैक्स के मुकाबले कम होगी, क्योंकि टैक्स में 5,000 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। टैक्स की इनकम 5,000 से, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं फ्यूचर इनकम 0 0 है, तो ये 5,000 हो गए, ये ज्यादा आ गए। अब ज्यादा आ गए, अगर मैंने यहाँ जीरो मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अकाउंट्स में टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो आ गई, लेकिन यहाँ तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,500 आ गई या नहीं आ गई। तो इसका मतलब फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स पे करने हैं। बिकॉज फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स पे करने हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पहले तो ये बात अब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जानी चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? वैसे भी आपने देखा कि कैरिंग अमाउंट जो है टैक्स बेस के मुकाबले ज्यादा है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप इस केस में क्रिएट करेंगे। केस स्टडी 7 को करने के बाद, केस स्टडी 7 थी या 6 थी, अभी हमने करी थी, सॉरी 6 करी थी। अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी यहाँ पर भी है, 7th, उसको भी देखें। कहता है K7 Limited follows mercantile system of accounting and has trade receivable of rupees 10,000. It creates a general bad debts allowance of 500. पहले तो इसका क्या मतलब हो गया? वो कहता है, ये बेसिकली 7th केस स्टडी है। वो कहता है अकाउंट्स में हमने क्या करा हुआ है, अकाउंट्स में हमारे कुछ ट्रेड रिसेबल रहे होंगे और 10,000 के ट्रेड रिसेबल हैं। वो कहता है हमने इस साल जनरल बैड डेट्स क्रिएट करे, जनरल बैड डेट्स। अब जनरल बैड डेट्स जो आपने क्रिएट करे हैं वो 500 के करे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, करेक्ट। वो कहता है के लिमिटेड फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हैज ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 10,000, इट क्रिएट्स ए जर्नल, जो मैंने बोल्ड में भी लिखा है, बैड डेट्स अलाउंस ऑफ 500। और वो कहता है कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज 9,500। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट 9,500 है ही। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है कि टैक्स बेस कितना है। अब अगर मैं टैक्स के हिसाब से आगे बढ़ता हूं, तो टैक्स के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल तो 10,000 के, जनरल बैड डेट्स बताओ कितने माइनस करूं, जनरल बैड डेट्स जीरो। अब यहां पर ना आपकी थोड़ी थोड़ी टैक्स की नॉलेज भी टेस्ट होगी, क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटी जनरल बैड डेट्स का अलाउंस नहीं देती। ये आपको मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं। जनरल बैड डेट्स का अलाउंस नहीं दिया जाता है, स्पेसिफिक बैड डेट्स का दिया जाता है। जनरल का मतलब है कंपनी की एक जनरल पॉलिसी है कि हम जनरली बैड डेट्स बनाते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर बैड डेट्स बनाता हूं, तब उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी भी मुझे अलाउ करेंगी। यानी कि इस साल आपने 500 का बेनिफिट लिया, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको इस साल कोई बेनिफिट नहीं दिया, तो इसलिए टैक्स बेस 10,000 माना जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अब तुम्हारा कैरिंग अमाउंट इतना है, टैक्स बेस इतना है, इन दोनों का डिफरेंस 500 है, जो कि टेम्परेरी डिफरेंस है, 500। अब ये 500 क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? अब इस क्वेश्चन का आंसर एक तो क्विक फायर दिया जा सकता है, सर करंट कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख दो, छोड़ो आगे की चर्चा क्या करनी। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी चर्चा हम आगे कर चुके हैं तो क्या करनी, लेकिन फिर भी मेरे से करे बगैर रहा नहीं जाता। आप पहले तो फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर को आपने देखा, करेक्ट। यहाँ आपने अकाउंट्स के नजरिए से देखा, टैक्स के नजरिए से देखा, आप इतना ही देख लो चलो, जो कि जो भी फ्यूचर में इनकम होगी, उसमें से अब आप खर्चे माइनस करोगे।
अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट कितना है 9,500 अकाउंट्स में 9,500 के खर्चे माइनस करोगे, यहाँ कितना है 10,000 तो 10,000 के खर्चे माइनस करोगे। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो ऐ